हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था सिलेबस में। उसके बाद आपको दो चैप्टर नजर आएंगे। एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के रिगार्डिंग ही है। उसमें कई सारी रिएक्शंस मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में इन्वॉल्व कर दी है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक इनोलेट्स वाला चैप्टर है, वो हम जीओसी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वो इनोलेट्स वाला कॉन्सेप्ट जो होता है कीटो इनॉल वाला, वो कवर हो जाता है। तो उन दो चैप्टर को फिलहाल के लिए आप स्किप कर सकते हैं, और जब क्वेश्चंस वगैरह में स्टार्ट करेंगे तो वहां पे से भी कुछ टॉपिक से क्वेश्चन ले लिए जाएंगे, बट उनको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि देखो टाइम तो अब कम बचा है, अब मेरे कराने का तो ये है कि मैं उन्हें करा तो दूंगा ही जो भी उसमें टॉपिक लिखे हुए हैं दोबारा से, लेकिन मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहा हूँ कि तुम्हें पढ़ने भी है, वो तुम्हें कवर भी करने हैं, तो तुम्हारे लिए भी जबरदस्ती का ज्यादा ना हो। तो नाइट्रो कंपाउंड्स की हम बात करते हैं पहले इसमें। तो नाइट्रो मतलब NO2। तो अगर NO2 की बात करें हम, तो इसमें कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी है, बहुत बेसिक सी। बेंजीन के ऊपर NO2 जानते हैं आप क्या होता है, नाइट्रो बेंजीन। ऐसे ही इसके डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, या ये किसी और में लगा हो, जैसे ये एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसका 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसे जानते हैं आप लोग किस नाम से, पिक्रिक एसिड के नाम से। ठीक है, तो ये कुछ कंपाउंड होते हैं इसके। अब इसके रिएक्शंस वगैरह की हम बात करें तो आपके पास है RNO2। RNO2 का रिडक्शन कर दो LiAlH4 से या फिर H2Ni से, तो ये क्या बन जाएगा, RNH2। लेकिन इस R की जगह अगर मैं बेंजीन रखूंगा तो वहां पे LiLH4 यूज नहीं होता है। इसके लिए बहुत ही अच्छा रिएजेंट होता है। एक तो आप नॉर्मली क्या यूज कर सकते हो, H2Ni, यहाँ H लगा दो, O बाहर कर दो। और एक जो बेस्ट रिएजेंट है वो कौन से हैं, Fe प्लस सॉरी Sn प्लस HCl, और दूसरा होता है Fe प्लस HCl। ये इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो NO2 से क्या बन जाएगा, NH2, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जिसे आप किस नाम से जानते हो, एनिलीन के नाम से जानते हो। और ये है आपका नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज 1 तारीख से स्टार्ट होगी, तब तक ये ऑर्गेनिक सारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक, फिर लगातार वही चलेगा, और फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर आएंगे उसी के पैरेलल में। तो नाइट्रो बेंजीन से एनिलीन बनाने की ये एक हमारी अच्छी सूटेबल मेथड रहती है। और ये रहा आपके पास बेंजीन। प्रिपरेशन की बात करें अगर, बस रिएक्शन सीखो, क्या प्रिपरेशन, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज। कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 सभी लोग जानते हैं, ये एक नाइट्रेशन है। ठीक है, तो नाइट्रेशन में बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, NO2। अब आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन पे यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, तो ये जो नाइट्रो बेंजीन है वो कैसा डायरेक्टिंग होता है, ये होता है आपका मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड्स। अब इसकी रिएक्शंस हम लोग कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इसका भी नाइट्रेशन करा दें, नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन करा दो, रिएजेंट्स वही रहेंगे आपके कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगाएगा, मेटा पोजीशन पे लगाएगा। ऐसे हो सकता है आप इसकी सल्फोनेशन करें, तो सल्फोनेशन में आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं, तो सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप लगाते हैं आप, SO3H, तो वो भी कहाँ लगेगा आपका, मेटा पोजीशन पे लगेगा, राइट। उसके बाद नाइट्रेशन करा सकते हैं, सल्फोनेशन करा सकते हैं, इसका आप क्लोरीनेशन करा सकते हैं, सेम चीज रहेगी, Cl2/FeCl3, तो Cl जाके कहाँ लगेगा आपका, NO2 में। ये बेस्ट तो नहीं होती रिएक्शन, बट कराओगे तो ये बनेगा। ठीक है, NO3 लिख दिया मैंने, NO2। तो क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे नाइट्रोबेंजीन इज अ मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड, ये ओपी डायरेक्टिंग नहीं होता है, राइट। ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद फिनॉल से प्रिपरेशन कर लेते हैं पिक्रिक एसिड की, पढ़ी है हमने फिनॉल में रिएक्शन, देख लेते हैं यहाँ पर भी, याद होगी आप लोगों को। फिनॉल का नाइट्रेशन करना पड़ता है, किससे, कंसंट्रेटेड HNO3। अगर डाइल्यूट लेते हो तो ऑर्थो और पैरा बनता था, तो कंसंट्रेटेड लेने से सभी जगह NO2 आ जाता है, सब जगह मतलब सभी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मेटा डायरेक्टिंग तो नहीं होता ना, तो ये बन जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, यानी कि पिक्रिक एसिड। क्लियर हो इतनी बात।
उसके बाद हम बात करते हैं इस चैप्टर में अमाइंस की, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में सारी नेम रिएक्शंस वगैरह हैं। एमाइंस, तो एमाइंस का क्लासिफिकेशन भी करना है हमें। प्राइमरी एमाइंस अगर NH2 लगाओ, सेकेंड डिग्री एमाइंस अगर 2 R आ जाए, थर्ड डिग्री एमाइन 3 R आ जाए। ध्यान रखना है N के साथ ही आने हैं, इसे आप बोलेंगे प्राइमरी। ऐसे ही ये आपका सेकेंडरी, फिर ऐसे ही टर्शरी आ जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो क्लासिफिकेशन की कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, आपको पहचानना भी आना चाहिए। जैसे CH3 CH2 NH2, 2 डिग्री में CH3 CH नहीं CH नहीं CH3 NH CH3, 3 डिग्री में हो सकता है N CH3 और ये CH3। ठीक, नेमिंग समझाता हूं मैं इसकी, नंबरिंग करोगे। इथेन आएगा 2 कार्बन के लिए, एमाइन, इथेनामाइन, इथेन प्लस एमाइन क्या हो जाएगा, इथेनामाइन। अब यहां नंबरिंग में क्या प्रॉब्लम है, या तो यही कार्बन काउंट होगा या तो ये छूट गया। कहां पे छूटा है, N पे छूटा है, तो क्या लिखोगे, N मिथाइल, एक ही कार्बन की चेन है तो मिथेनामाइन। ठीक है, ऐसे यहां भी एक ही कार्बन काउंट होगा, 2 लोग छूट जाएंगे, तो जैसे 2,2 लिखते हो ना, वैसे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, N, N कितने मिथाइल, डाई मिथाइल, तो N, N डाई मिथाइल मिथेनामाइन, मिथेनामाइन। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास एक एग्जांपल है बेंजीन के ऊपर CH2, जानते हो ना, बेंजाइल अल्कोहल, NH2 लगा दिया तो बेंजाइल एमीन, बेंजाइल एमीन इसे हम कहेंगे। कौन सा डिग्री एमीन है बताओ, कौन सा डिग्री है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, देखो NH2 ही तो है ना, तो कौन सा है ये, प्राइमरी है। ठीक है, और उसके बाद बेंजाइल एमीन हो गया इसका नाम। प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन में अभी दिखाई दी मैंने तुम्हें रिएक्शन इसकी, NO2 का रिडक्शन करो, बहुत काम की रिएक्शन होती है एमाइंस बनाने के लिए। रिएजेंट्स की इंपॉर्टेंस मैंने बताई दी थी, SnHCl या फिर FeHCl, तो NO2 किस में बदल जाता है, NH2 में बदल जाता है, एनिलीन बना देता है, राइट। उसके बाद बात कर लेते हैं इसकी कुछ रिएक्शंस की, जैसे हमारे पास आता है, चलो बेसिक कैरेक्टर बता दें तुम्हें पहले, क्या बताएं, रिएक्शन ही बताते हैं। चलो पहले हेडिंग डालो इसमें, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट तो याद भी रखना, हिंसबर्ग टेस्ट कौन सी उसके लिए है, एमाइंस के लिए है। ठीक है, एमाइंस के लिए होता है हिंसबर्ग टेस्ट। तो हिंसबर्ग टेस्ट से आप किस किस में डिफरेंस कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस में। ठीक है, होता क्या है देखो, ये है हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन के ऊपर SO2Cl2, SO2Cl, क्या नाम है इसका, सल्फोनिल क्लोराइड, क्या नाम होता है, सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसी की रिएक्शन कराएंगे अब हम, एक बार प्राइमरी से, फिर सेकेंडरी से, फिर टर्शरी से। तो ये रहा हमारे पास प्राइमरी एमीन, तो क्या होगा, H और Cl बाहर, तो बेंजीन के ऊपर क्या आएगा, SO2 के साथ NH और ये R, फिर इसको आप डालोगे KOH में, बेसिक सॉल्यूशन में, इसलिए क्वेश्चन में लिखा होता है, थ्योरी में लिखा होता है एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, ये OH है, यहाँ H है, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, इसमें रिएक्शन नहीं लिखनी होती, बस क्या लिखना होता है, सॉल्युबल। अगर ये घुल गए आपस में KOH सॉल्यूशन में तो बोलोगे प्राइमरी एमीन था। सेकेंडरी में क्या होगा देखो, R NH R, H है, Cl भी है, HCl बाहर, तो क्या बन जाएगा, बेंजीन, फिर ये SO2 के साथ N और N के साथ कितने R, 2 R। अब जब इसको KOH में डालोगे तो ये उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल। अगर वो घुलेगा नहीं, नीचे बैठ जाएगा, तो आप बोलोगे वो सेकेंडरी है। टर्शरी देखो,
टर्शरी में हमारे पास 3 R हैं, H कोई है ही नहीं तो HCl भी नहीं बनेगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो हिंसबर्ग टेस्ट यूज किया जाता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमाइंस के लिए। दूसरा पॉइंट कि हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन लिख लेना आगे से, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। और आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट डिग्री के एमाइंस में होता है टू, कैसे पूछे कि जो एल्कलाइन सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो कौन सा होता है, प्राइमरी। इनसॉल्युबल कौन होता है, ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट या हिंसबर्ग रिएजेंट। अब आओ आप कार्बिल एमाइन टेस्ट में, कार्बिल एमाइन टेस्ट। कार्बिल एमाइन रिएक्शन के नाम से भी फेमस है ये रिएक्शन, कार्बिल एमाइन टेस्ट। तो सबसे पहली बात, ये जो कार्बिल एमाइन टेस्ट है वो किन के लिए है, बिल्कुल एमाइंस के लिए तो है, लेकिन क्या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के लिए, ऐसा नहीं। ये टेस्ट सिर्फ देते हैं ओनली फॉर 1 डिग्री एमाइंस, सिर्फ प्राइमरी एमाइन से ये रिएक्शन देते हैं। तो आप सिर्फ प्राइमरी पहचान सकते हो, 2 और 3 नहीं पहचान सकते। इससे क्या होगा, देखो इसमें क्या होता है, RNH2, यानी कि ये हमारे पास एमाइन, इसमें लेते हैं हम क्लोरोफॉर्म और NaOH या फिर KOH और हीट कर देते हैं। तो ये जो NH2 है वो बदल जाता है NC में, आइसोसाइनाइड में। K और Cl मिलके KCl बना देते हैं, H और OH मिलके H2O। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो कर लेना, 3KOH लगा लेना, बैलेंस कर लेना फिर। तो ये बन गया आपका एल्काइल आइसोसाइनाइड, यही है कंपाउंड आपका काम का, एल्काइल आइसोसाइनाइड। इसकी आती है अनप्लीजेंट स्मेल, तीक्ष्ण गंध कहते हैं इसको, अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत शार्प स्मेल आएगी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। तो CH3NH2 इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3 प्लस KOH, तो NH2 किस में बदल जाएगा, NC में बदल जाएगा, और क्या बाहर हो जाएगा, KCl प्लस H2O। मिथाइल आइसोसाइनाइड, बेंजीन वाले प्राइमरी एमीन्स भी रिएक्शन देंगे, तो ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर NC, क्या पढ़ते हैं इसे, फिनाइल आइसोसाइनाइड, क्या पढ़ते हैं, फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर हुआ। तो प्राइमरी दे सकता है, सेकेंडरी रिएक्शन नहीं देगा, टर्शरी भी रिएक्शन नहीं देगा। तो अनप्लीजेंट स्मेल मिलती है हमें, तो उसका मतलब क्या बना रहा है वो, अनप्लीजेंट आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे कहीं पे हो कि व्हेन एमाइन्स रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इट गिव्स अनप्लीजेंट कंपाउंड, तो इसमें से कौन सा है वो, जिसमें लिखा होगा आइसोसाइनाइड वो है। या पूछेगा कि अनप्लीजेंट स्मेल वाला कंपाउंड बनता है, कौन सी नीम रिएक्शन है, कार्बिल एमाइन दे देगा ऑप्शन में, गैब्रियल थैलेमाइड दे देगा, वुड्स दे देगा, ऐसे लिख देगा, तो आप बोलोगे कार्बिल एमाइन रिएक्शन है, राइट। तो इस तरीके से होनी है। अब इसके बाद एक और नीम रिएक्शन पे आते हैं, उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड। तो नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, क्योंकि इसमें कार्बन डिग्रेड होता है, कार्बन कम हो जाता है। काम क्या है इसका, इसका काम होता है एमाइड को एमीन में बदलना, एक कार्बन कम करके। देखो कैसे, तुम्हारे पास एमाइड है RCONH2, CONH2 होता है एमाइड, इसकी रिएक्शन कराओगे तुम लोग Br2 प्लस KOH या फिर NaOH। तो यहां से क्या करना है, CO को गायब कर दो बस, इसलिए मैंने पहले लिख दिया एमाइड से क्या बना देता है, एमाइड्स। बाकी बाई प्रोडक्ट का हिसाब तुम्हें चाहिए तो यहाँ पे 4 को KOH ले लेना, तो 2 Ka और 2 Br बाहर, ठीक है। यहाँ से OH लो और H लो, H2O बाहर। अब जो C बचा है वो K2CO3 बन के बाहर होता है, ठीक है। H को बैलेंस करना होगा तो यहाँ तो ऐसे ही रहे, 4 H थे 2 H2O, ठीक है, बैलेंस इक्वेशन। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3CONH2, ठीक है। क्या नाम होगा CH3CONH2 का, CONH2 एमाइड है, एमाइड के लिए एमाइड ही आता है, 2 कार्बन है, इथेन प्लस एमाइड, तो इथेनामाइड, इथेनामाइड।
इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है एसिटामाइड, जैसे एसीटोन, एसिटिल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, वैसे ये है एसिटामाइड। तो क्या बन जाएगा? मिथाइल एमीन। ठीक है, ऐसे ही बेंजीन ले लो, बेंजीन के ऊपर CONH2, इसका नाम होता है बेंजामाइड, बेंजामाइड, Br2 + KOH, तो क्या बन जाएगा? NH2, एनिलीन बन जाएगा। समझ में आई? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये कहानी करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला है एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं है, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट तो ये देता भी नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे इसकी रीजनिंग। तो आपके पास है एनिलीन या कोई भी एमाइन ले लो। एसाइलेशन का मतलब फ्रीडल क्राफ्ट नहीं होता है, एसाइल ग्रुप लगाना होता है। एसाइल ग्रुप होता है COCH3, फ्रीडल क्राफ्ट में भी तो यही जुड़ता है ना। ठीक है, तो क्या होगा? H और Cl बाहर, कोई बेस लिखा होगा प्रेजेंस में, या पायरिडीन लिखा हुआ मिल जाएगा। तो क्या होगा? HCl बाहर, तो क्या बचा? NH, यहाँ क्या बचा? CO और ये CH3। आई बात समझ में? तो इसको देखो, ये CH3CONH2 टाइप है, अगर यहाँ से बेंजीन हटा के एक H लगा दूं तो ये इमाइड बन जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कौन एक्स्ट्रा आ गया? फिर N पे कौन आ गया? फेनाइल आ गया, N फिनाइल, नहीं तो ये इथेनामाइड ही होता। तो N फिनाइल इथेनामाइड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एसाइलेशन। ऐसी एल्काइलेशन भी किया जा सकता है इसका। ठीक है, एल्काइलेशन भी किया जा सकता है इसका। और कुछ एक दो रिएक्शन लिख लो इसमें। RC∭N, RCN का रिडक्शन कर लो, H2/Ni से कर लो, या LiLH4, सारे बॉन्ड तोड़ दो, दो H दे दो इनको, तो क्या बन जाएगा? RCH2NH2। ऐसे ही आपके पास हो लाइक बेंजीन के ऊपर CN, इसको बोलते हैं बेंजीन नाइट्राइल, तो इससे आप बेंजाइल एमीन बना सकते हो। ठीक है, एमाइड हो आपके पास CONH2। अब दो तरीके हैं एमाइन बनाने के, एक तो हॉफमैन ब्रोमाइड लगा दो तो CO गायब हो जाएगा और अगर खाली रिडक्शन कर देते हो सॉरी, खाली रिडक्शन कर देते हो तो H2O बाहर और ये CH2NH2। फर्क क्या है हॉफमैन ब्रोमाइड और इसमें? इसमें कार्बन कम नहीं हुआ है, हॉफमैन ब्रोमाइड में CO गायब होता है, कार्बन कम होता है, तभी तो डिग्रेडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये है कहानी इसकी। अब आते हैं इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिच होते हैं तो ये बड़ी दिक्कत करते हैं। ठीक है, एसिड वगैरह में, क्योंकि एनिलीन जो होता है अच्छा बेस होता है, लुईस बेस होते हैं ना, ये अच्छे बेस होते हैं, तो अगर एसिडिक मीडियम मिलता है ना तो ये एसिड बेस रिएक्शन कर देते हैं। जो रिएक्शन हम कराना चाह रहे हैं उसकी जगह ये एसिड बेस रिएक्शन कर देते हैं। तो देखते हैं कैसे। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ब्रोमिनेशन से। तो यहाँ से सवाल आ सकता है। ठीक है, फिनॉल वाले में भी ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला सवाल आ सकता है। एनिलीन वाले में भी ये सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एनिलीन्स। तो पहला है इसमें ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन में क्या होगा कि हमारे पास है एनिलीन। अब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, क्लोरोबेंजीन सबसे कम था, क्लोरोबेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन, बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव था फिनॉल, फिनॉल से ज्यादा रिएक्टिव है एनिलीन। इसका ब्रोमिनेशन करते हैं। तो आपको याद होगा जब हमने फिनॉल का ब्रोमिनेशन किया था ब्रोमीन वाटर से, तो 2,4,6 पे ब्रोमीन आ गया था। सेम चीज यहाँ पर भी है। यहाँ पे भी अगर आप वाटर सॉल्वेंट ले लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट एक, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा और ये व्हाइट पीपीटी बना देगा। वहां पे भी व्हाइट पीपीटी बना था। अब हम चाहते हैं कि ऑर्थो और पैरा पे लाना है, तो इसे हमें क्या करना पड़ता है? फिनॉल में तो हम क्या करते थे, सॉल्वेंट बदल देते थे तो रिएक्शन हो जाती थी, लेकिन यहाँ डीएक्टिवेट करना पड़ता है। तो पहले किया जाता है इसका एसाइलेशन। तो अगर पेपर में पूछे कि डीएक्टिवेशन कैसे किया जाता है, तो एसाइलेशन से H और Cl बाहर हो जाएंगे, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा NHCOCH3। अब ये डीएक्टिवेट हो गया, थोड़ा स्लो हो जाएगा। स्लो इसलिए हो जाता है कि पहले तो लोन पेयर रिंग में जा रहे थे, इसको एक्टिव कर रहे थे, अब लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड के पास भी जाएंगे, जिस वजह से थोड़ा कम हो जाएगा। दो जगह शेयर हो गया ना। अब कराओ इसका ब्रोमिनेशन, Br2/NH2
एसिटिक एसिड वगैरह रख लेते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट। Br2 के साथ ध्यान नहीं आ रहा मुझे, CS2 होता है क्या होता है, चलो वो तो देख लेना तुम लोग, जरूरत नहीं है सॉल्वेंट की, Br2 ठीक है। तो क्या होगा, ये पैरा पोजीशन पे क्या लगा देगा Br। अब इसे वापस हटाना है, इसमें एसिड डाल दो या फिर बेस डाल दो, दोनों से ही हो जाता है। इसको तोड़ दोगे, ठीक है, यहाँ से अलग कर दो OH, ठीक है, यहाँ H, तो CH3COH बाहर हो जाएगा और वापस से आपका ये बन जाएगा। तो सवाल क्या होता है, इस पर इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं होगी, तुम्हें पता होना चाहिए स्टेटमेंट के हिसाब से कि एनिलीन का ब्रोमिनेशन पैरा पे लाने के लिए उसको डीएक्टिवेशन कैसे किया जाता है, एसाइलेशन। यानी कि मैं स्टेप पूछूं आपसे कि ब्रोमिनेशन करना है तो डायरेक्ट ब्रोमिनेशन होगा, क्या करेंगे, पहले एसाइलेशन फिर ब्रोमिनेशन, राइट। तो ये कहानी यहाँ पर होती है। तो अगली हेडिंग है हमारी नाइट्रेशन, और इसमें काफी यूनिक चीजें हैं, रीजनिंग है इसकी। तो ये रहा आपका NH2। नाइट्रेशन में आप लोग जानते हैं क्या रखते हैं हम, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। तो नाइट्रेशन है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड है, क्योंकि लोन पेयर होते हैं इस पे। तो ये जो NO2 है वो कहाँ कहाँ लगाएगा, एक ऑर्थो पर और एक पैरा पर। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी यही उम्मीद होगी कि ये ऐसा करेगा, लेकिन आपकी उम्मीद से परे, हमारी उम्मीद से परे, हमारी सोच से परे ये मेटा प्रोडक्ट भी बनाता है, ठीक है। लेकिन एक और खास बात, जब मैं परसेंटेज लिखूंगा तो आपको एक और झटका लगेगा, थोड़ा बहुत नहीं बना रहा है, कितना बना रहा है, 47%, समझ रहे हो ना। तो ये जो है ऐसा कैसे हुआ, ऐसा जादू कैसे हुआ, इतना ज्यादा क्यों बनाया। तो होता क्या है ना, एनिलीन मैंने कहा कि एक अच्छा बेस होता है क्योंकि ये लोन पे डोनेट कर सकता है, और ये मीडियम कैसा है, बहुत अच्छा एसिडिक है। तो एसिडिक मीडियम में होता क्या है कि बहुत सारे एनिलीन एसिड बेस रिएक्शन भी कर देते हैं, यानी कि बहुत सारा एनिलीन जो है वो इस H को गेन करके खुद किस में बदल जाता है, एनिलीनियम आयन में। क्या बोलते हैं इसे, एनिलीनियम आयन, ये बना देता है। क्या अब इस पे लोन पेयर है, नहीं है, तो लोन पेयर नहीं है तो अगर इसका नाइट्रेशन होगा तो क्या बनेगा, मेटा प्रोडक्ट। समझ में आया। तो सवाल क्या क्या है, पहला, एनिलीन का नाइट्रेशन करने पर कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, मेटा। दूसरा ऑप्शन ऑर्थो, तीसरा ऑप्शन ऑर्थो एंड पैरा, चौथा ऑप्शन ऑर्थो पैरा एंड मेटा। तो ऑर्थो मेटा एंड पैरा वाले बहुत कम बच्चे होंगे जिनको पता होगा वही लगाएंगे, नहीं तो या तो मेटा ही लगा देंगे गलत लगाएंगे तो, या फिर वो जो नॉर्मल अप्रोच करेंगे वो कहेंगे ऑर्थो और पैरा। लेकिन आंसर क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा। क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा रीजन कि ऑन द नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन वी गेट मेटा प्रोडक्ट ऑल्सो इन लार्ज क्वांटिटी ड्यू टू, ऑप्शंस दे देंगे, ड्यू टू रेजोनेंस वगैरह वगैरह जो भी है। तो वहां पे क्या होगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, जिस वजह से ये कौन सा प्रोडक्ट बना देता है, मेटा। क्लियर हुई इतनी बात। तो एक कहानी तो ये है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि सर हम इतना मिक्सचर नहीं बनाना चाहते, हम तो पैरा वाला प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो फिर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इस एनिलीन के लोन पेयर को कहीं बिजी करना पड़ेगा। और उसके लिए जैसे पहले किया वैसे ही करोगे, CH3COCl। ओके, तो यहां पे आप एसाइलेशन कर दें तो क्या होगा एसाइलेशन में, तो एसाइलेशन में जो आप इससे पहले करते आए थे वही होगा, H और Cl बाहर हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका NHCOCH3। अगर पूछें आप कि क्यों डीएक्टिवेट होता है तो क्या आंसर है कि इसके लोन पेयर कॉन्जुगेशन में चले जाते हैं विथ कार्बोनिल। अब आप करो इसका नाइट्रेशन, अब नाइट्रेशन करो तो अब जो NO2 है वो लार्ज क्वांटिटी में कहां पे आएगा, पैरा पे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डी प्रोटेक्शन का तरीका वही है, H2/H पॉजिटिव गायब हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा वापस से
NH2 पैरा पोजीशन पे NO2। क्लियर हुआ? अब आते हैं सल्फोनेशन में। सल्फोनेशन में तो सिर्फ एसिड एसिड ही होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हो, तो वहां तो कहानी और खराब होने वाली है। सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में तो मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, यहां नहीं बना पाओगे, यहां नहीं चल पाएगी वो कहानी। एनिलीन है और प्योर H2SO4 है, तो ये H पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा और ये बना देगा NH3, एक H मिल गया, लोन पे डोनेट करे होंगे पॉजिटिव, ये क्या बचा HSO4 नेगेटिव। तो ऐसा एक सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। फिर इस सॉल्ट को ही हमें क्या करना है, अरेंज करना है। फिर इस सॉल्ट को हम हीट करते हैं, तो हीट करने से क्या होता है, H2O आपका यहां से बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, H2O। तो यहां से H2 ले लो, यहां से O ले लो, तो क्या बचेगा आपके पास NHSO3H, यही बचेगा। थोड़ा अरेंज करके लिख दिया मैंने, यहां से O चला गया, SO3 बचा, ये H तो है ही वाला, यहां से गए 2H, तो SO3H। उसके बाद ये रीअरेंज होते हैं आपस में, यहां से ये यहां आ जाता है, ऊपर NH2 और नीचे SO3H। इस तरीके से आपको ये दिखाई देता है। तो यहाँ पे कैसे हुआ होगा, SO3H यहाँ आ गया होगा, यहाँ पे H तो है ही ना, ये H ऊपर लग गया होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये बेस है और ये एसिड, तो ये अपना H छोड़ देता है, इस पे रहता है नेगेटिव चार्ज, ये H को पकड़ लेता है और ये पॉजिटिव। तो ये क्या कहलाता है, तुम्हें याद क्या करना है, रुक जाओ मैं बता रहा हूं। पहला सवाल, सल्फोनेशन में क्या बनता है, क्या बनता है। अब इस चैप्टर का लास्ट एंड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जहां पर हम बनाएंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये बात मैं इस वीडियो में 4 बार बोल चुका हूं, लेकिन आप लोग एक बार सुन रहे हैं, क्योंकि 2 बार, ठीक है, छोड़ो, ठीक, माइक वगैरह हट जाता है, वॉइस वगैरह में कभी दिक्कत आ जाती है, तो यही चीज़ रिपीट करनी पड़ जाती है, बस इतनी सी मेहनत करनी पड़ती है इसमें। तो देखो क्या है, एनिलीन। एक बार तो मैंने डाइजेन सॉल्ट पूरा पढ़ा दिया था, और वो गलती से वीडियो जो मैंने क्लिक किया वो रीप्ले की जगह उसे बैक कर दिया मैंने, ठीक है, प्ले नहीं हुई, वो दोबारा ऑन करनी पड़ गई, ठीक है। चलिए कोई नहीं, एनिलीन की बात करते हैं। तो एनिलीन का डाईएजोटाइजेशन करेंगे, NaNO2 प्लस HCl, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लिख सकते हैं HNO2। टेम्परेचर होता है 0 से 3 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। तो इसका काम होता है, ये NH2 को किस में बदल देता है, डाईएजोनियम सॉल्ट में, यानी कि N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्लियर? अब इसी की रिएक्शन है अलग अलग। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो वाटर से और इसे हीट कर देते हो तो क्या होगा, हीट करने से N2 गैस बन के बाहर हो जाएगी, H और Cl गैस बन के बाहर हो जाएंगे, बचेगा क्या, OH। तो बेंजीन के ऊपर आ जाता है OH, जिसे आप क्या कहते हो, प्यारा सा फिनॉल। फिर सैंडमेयर रिएक्शन, Cu2Cl2 या फिर CuCl ऑब्लिक HCl, या आप ले सकते हैं CuBr ऑब्लिक HBr, या आप ले सकते हैं CuCN ऑब्लिक KCN। पहले वाले से Cl आ जाएगा, दूसरे से Br, फिर KCN। यहाँ Cl लग सकता है पहले केस में, दूसरे में Br लग सकता है और तीसरे में Cn भी लग सकता है। इसकी रिएक्शन कराओ HbF4 से, तो क्या होगा, हीट करेंगे, ठीक है, N2 बाहर, H और Cl बाहर, BF3 बाहर, एक F बचेगा और वो यहाँ लग जाएगा। लिख दूं क्या क्या बाहर हुआ है, पीछे करके भी देख सकते हो यार तुम तो, BF3, HCl और N2। इसकी रिएक्शन कराओ आप Ki से और हीट कर दो, N2 बाहर, K और Cl बाहर, I लग जाएगा। इतनी कहानी समझ में आई? थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं बोर्ड पे। अब इसकी रिएक्शन तुम कराओ H3PO2 प्लस H2O से। इसमें क्या करो, ये O इसी को दे दो,
तो एक तो बाहर होता है इसमें H3PO3, कितने H बचे? 2, एक H और एक Cl भी बाहर, 2 H बचे थे, एक Cl बाहर, N2 बाहर, एक H बचा, वो बेंजीन बना देंगे, फिर बेंजीन के ऊपर लग जाएगा H, ठीक है, तो वो बेंजीन हो जाएगा अपने आप में, राइट। उसके बाद एक और रिएक्शन बचती है इसकी, ठीक है, मिटाई देता हूँ थोड़ा, वो है आपकी एल्डिहाइड से। इसकी रिएक्शन करा दो CH3CHO से, नहीं सॉरी CH3CH2O से, तो होगा क्या, इस H2 को छोड़ दो बस और बाकी को बाहर कर दो, क्या बचेगा? CH3CHO, ये बाहर हो जाता है, 2 H हैं, एक H और एक Cl बाहर, N2 बाहर, 2 H थे ना, एक तो बाहर हो गया, एक जाके लग जाएगा, तो ये भी क्या बना देता है? बेंजीन। क्लियर हुआ? उसके बाद बस आती है हमारे पास एक लास्ट रिएक्शन जिसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे हम? कपलिंग रिएक्शन। तो कपल्स बनते हैं यहाँ पर, ठीक है, कंपाउंड्स के। तो हमारे पास है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ इसकी बॉन्डिंग को, ठीक है, डबल बॉन्ड NCl। इसकी रिएक्शन करा देते हैं बेंजीन से, सॉरी फिनॉल से। किस मीडियम में? फिनॉल एसिडिक होता है, ये रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम में। तो H और Cl बाहर, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, तो N, फिर उसके बाद ये, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो एजो डाई होती है, डाई, ठीक है, कलर, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, तो ये है पैरा हाइड्रोक्सी। ये डाई होती है आपकी ऑरेंज कलर की, O से ऑरेंज याद रख लेना, ठीक है। अगर इस OH की जगह आपने NH2 रख लिया, तो इस OH नेगेटिव की जगह मीडियम कैसा होगा? एसिडिक। इस OH की जगह क्या आ जाएगा? NH2, और कलर हो जाता है येलो, येलो, ठीक है। ये हाइड्रोक्सी था, ये पैरा एमिनो हो जाएगा, तो पैरा एमिनो एजोबेंजीन बोल देंगे। क्लियर हुआ? एक लास्ट पॉइंट सुन लो, और एक छोटी सी रिएक्शन भी है मुझे ध्यान आ रही है अभी। CH3COOH की रिएक्शन अगर आप अमोनिया से कराते हैं और हीट करते हैं, तो क्या होगा? यहाँ से OH और यहाँ से एक H बाहर हो जाएगा, H2 बन के, तो ये बन जाता है CH3CONH2, ठीक है। एक मीडियोटर रिएक्शन, एक बेसिक रिएक्शन है, यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड लगा सकते हैं आगे जाके। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है N2Cl, और इसी के कंपैरिजन में जो हमारे पास अगर इसका बनेगा एलिफेटिक का N2Cl, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है? ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको लोन पेयर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो HNO2 से, ठीक है, तो HNO2 से इसकी रिएक्शन नहीं, जब हम इसको बनाते हैं तो ये रिएक्शन यहाँ पे नहीं रुकती। देखो क्या मतलब है मेरा, बात छेड़ दी तो बतानी पड़ेगी, नहीं तो डाउट लेके चले जाओगे। CH3CH2 NH2, और यहाँ पे है एनिलीन, जिससे मैंने बनाना सिखाया था तुम्हें। तो मैंने कहा था एनिलीन पे जब तुम HNO2 या NaNO2 प्लस HCl लगाते हो, तो तब तो ये क्या बना देता है? N2 पॉजिटिव बना देगा और Cl नेगेटिव। Cl यहाँ पे है नहीं तो मैंने दिखाया नहीं अभी। यहाँ पर भी हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि यार इसका काम तो यही बनाना होता है, लेकिन ये अनस्टेबल है, तो ये डायरेक्ट किस में बदल देता है? इसको एल्कोहल में बदल देता है, CH3CH2OH में HNO2 से, ठीक है। होता क्या है, ये N और ये N2 बन के बाहर, ये H2 और ये O बाहर, तो एक OH बच जाता है, वो लग जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में शायद कार्बोहाइड्रेट है या कौन सा चैप्टर है वो देख लेते हैं, और फटाफट लेक्चर आएंगे, ठीक है। आज रिकॉर्ड हो गया, संडे को मिल जाएंगे तुम्हें 2-3 लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि टेस्ट सीरीज जरूर करें, ठीक है।
यूनिट 1 की मैंने कंप्लीट करा दी है, सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं उसके, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज हो चुके हैं। बस ऑर्गेनिक की मैंने बोल ही दिया है तुम लोगों से, फर्स्ट से आने लग जाएंगे, साथ में फिजिकल केमिस्ट्री भी हो जाएगी, तो 1 वीक के अंदर हम वो सारी फिजिकल केमिस्ट्री भी खत्म कर देंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस तो खैर चलते रहेंगे आप लोग।